हेलो दोस्तों, अर्तिका ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पीछे हम लोगों ने तो चलिए आज शुरू करते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा था पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन यूरोपीय शक्तियों को। वो लोग भारत आता है, व्यापार करता है, उनकी गतिविधियों को देखा था। आज हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तरह फ्रांस भी भारत के साथ अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को लेकर आता है। ये बात अलग है कि फ्रांसीसी शक्तियाँ अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा काफ़ी लेट से भारतीय तट पे पहुंचा। इसका एक कारण ये था कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस मेडागास्कर क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त था, जिस कारण से भारत के साथ व्यापार करने आने में उसे देरी हुई। हाँ, भारतीय क्षेत्र के साथ व्यापार प्रारंभ होता है फ्रांस में जब लुई 14वां का, देखिए फ्रांस में जब लुई 14वां का शासनकाल प्रारंभ होता है तो उसके साथ ही लुई 14वें के एक मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है। कोलबर्ट के द्वारा 1664 में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, उसके पश्चात भारत के साथ व्यापार फ्रांस का प्रारंभ होता है और 1668 में फ्रांस के द्वारा सूरत में पहली कोठी प्रारंभ की जाती है। फिर दूसरी कोठी 1669 में मसूलीपट्टनम में प्रारंभ की जाती है और इन दो कोठियों का फ्रांसिस मार्टिन को दोनों का उत्तरदायित्व दिया जाता है। फिर फ्रांसिस मार्टिन जब दोनों कोठियों का उत्तरदायित्व लेकर भारत आता है तो 1673 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा शेर खां लोदी से पुदुचेरी प्राप्त किया जाता है और पुदुचेरी का विकास पांडिचेरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब 1673 में ये होता है और 1720 तक फ्रांस की ऐसी कुछ सामाजिक त्रुटियां थी, उनकी आंतरिक कुछ ऐसी समस्याएं थी, जिस कारण से व्यापार तो प्रारंभ करता है लेकिन उतनी सक्रियता के साथ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार प्रारंभ नहीं कर पाती है प्रारंभिक दौर में। परंतु जब 1720 में कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है, 1720 में जब पुनर्गठन किया जाता है तो व्यापार प्रारंभ होता है। लेकिन इससे पहले इसके उतनी सक्रियता के साथ व्यापार नहीं करने का कारण होता है कि 1672 से 1703 तक फ्रांस हॉलैंड क्षेत्र में युद्ध में व्यस्त रहता है, जिसके कारण भी वो इतनी सक्रियता के साथ भारत के साथ व्यापार नहीं कर पाता है। परंतु जब 1713 में हॉलैंड के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है तो 1720 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन के पश्चात एक नए जोश के साथ व्यापार प्रारंभ करती है और फिर इसके व्यापार में तीव्रता आती है 1742 में डुप्ले का फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत में आने के पश्चात। डुप्ले एक कुशल राजनीतिक होता है और अपनी वाणिज्यिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यहाँ पे अपना व्यापार प्रारंभ करता है और वाणिज्यिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के साथ साथ ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी शुरू कर देता है। और डुप्ले राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ के राजाओं के आपसी झगड़े में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तीन कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। और डुप्ले जब तक भारत में रहा, फ्रांसीसी शक्तियाँ लगातार बढ़ती रही और डुप्ले भी लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। परंतु 1753 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और फिर भारत में फ्रांसीसी शक्तियों का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम लोग कि
3 कर्नाटक युद्ध जो लड़े गए, इसका क्या परिणाम हुआ और इसके बाद फ्रांस की क्या स्थितियां हुई भारत में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच लड़ा गया। वास्तुतः ये युद्ध भारत में प्रारंभ नहीं हुआ था। ये युद्ध यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी यह युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो वस्तुतः स्थिति ये थी कि 17वीं शताब्दी तक इधर ब्रिटेन अपने 2 वाणिज्यिक प्रतिद्वंदी पुर्तगाल और डच को लगभग समाप्त कर चुका था। अब उसके सामने भारत में एक प्रतिद्वंदी, वाणिज्यिक प्रतिद्वंदी था, वो था फ्रांस। तो इसको समाप्त करने के लिए और सभी का एक दूसरे पे के साथ हित का टकराव हो रहा था, जिस कारण से यहाँ पे 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। और ये तीनों कर्नाटक युद्ध बस वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध देखिए हम लोग 1740 से 48 में ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रारंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और ये युद्ध 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त होता है। और इस युद्ध में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 के बीच लड़ा गया, इसमें दोनों पक्षों से मतलब है ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी को भी ज़्यादा लाभ नहीं होता दिखा और ये एक अनिर्णायक युद्ध हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध उसके बाद 1751 से 55 के बीच लड़ा गया। ये युद्ध जो था ये भी एक मुख्यतः उत्तराधिकार का युद्ध था, परंतु ये युद्ध यूरोप में न शुरू होकर कर्नाटक में और हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था, जिसमें कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई प्रारंभ हुआ, जिसमें 2 पक्षों में बटा हुआ था वो और उसमें एक पक्ष का साथ फ्रांस दे रहा था तो दूसरे पक्ष का ब्रिटेन दे रहा था, जिसमें अंग्रेज के द्वारा हैदराबाद के नासिर जंग का तथा कर्नाटक के अनवरुद्दीन का साथ दिया जा रहा था। वहीं फ्रांसीसियों के द्वारा हैदराबाद के मुजफ्फर जंग का तथा कर्नाटक के चंदा साहब का साथ दिया जा रहा था। तो यहाँ पर ये दोनों युद्ध, और यहाँ कर्नाटक में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। ठीक है। और ये युद्ध 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। इसमें ब्रिटेन की मजबूत स्थिति होती है। ब्रिटेन की मजबूत स्थिति इस द्वितीय युद्ध में आखिरी दौर में होती है, जब तक डुप्ले फ्रांस का गवर्नर बनकर भारत में था, तब तक फ्रांस की स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। परंतु फ्रांस सरकार के द्वारा जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और डुप्ले की जगह पे फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है गोडाल्यू जब गवर्नर बन के 1753 में भारत आता है, और गोडाल्यू एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। इसके शासनकाल में फ्रांसीसी शक्ति का ह्रास होना प्रारंभ हुआ और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1753 से पहले तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, जहां फ्रांस का पक्ष काफ़ी मजबूत था, डुप्ले के जाते ही ये युद्ध फ्रांस के द्वारा हारा गया और ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि 1755 के द्वारा समाप्त हुआ। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध फिर प्रारंभ होता है। यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध वहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध होता है और एक औपनिवेशिक कारण से भी ये युद्ध यूरोप में प्रारंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी ये आपस में दोनों शक्तियाँ टकराती है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये युद्ध में पेरिस की संधि 1763 के द्वारा समाप्त होता है और इसमें फ्रांस की बुरी तरह पराजय होता है। और ये पराजय इस प्रकार से होता है कि इसके बाद भारत से फ्रांस के भाग्य का अंत हो जाता है। और इस युद्ध का इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का सबसे निर्णायक लड़ाई 1760 ईस्वी में बंडीवास का युद्ध बंडीवास नामक जगह पे होता है, जिसमें फ्रांस का बहुत बुरी तरह से पराजय होता है। ठीक है। इसमें फ्रांस की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है काउंट डी लाली।
1758 में काउंट डी लाली भारत आता है फ्रांस का सेनापति बनकर, और वो तृतीय कर्नाटक युद्ध में भाग लेता है। परंतु 1760 में बंडीवास के युद्ध नामक जगह पे फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई होती है, और इसमें फ्रांस का बुरी तरह पराजय होता है, और इस प्रकार से फ्रांस से भारत में फ्रांस का भाग्य का अंत हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके द्वारा लड़े गए सभी युद्ध ब्रिटेन के साथ, और किस प्रकार से उसके वाणिज्यिक गतिविधियों का भारत से अंत हुआ। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अब देखेंगे इसमें इस यूरोपीय शक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।